Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to Best Information English Group and Divine Lights Association के लिए एक बार फिर से आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हम आप लोगों को ऑडियो नहीं दे पाए थे, यानी कि डी बिफोर मैंने एक ऑडियो दिया था आप लोगों को, तो वो हम लोगों ने वातापी का चालुक्य पढ़ा था, या बादामी कहिए तो एक ही बात है। तो उस चालुक्य के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसमें बता दें आप लोगों को कि ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आते हैं, बट आप लोग को जानना चाहिए कि कौन कौन से वंश हैं, तो आप लोग जान सकते हैं। और जो हमारे छोटे भाई हैं जो अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं, जैसे गोरखपुर इंटर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा उनको बाद में अगर पढ़ने को मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री अगर वो लेते हैं तो ये सारे वंश जरूर उनको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले से ही एक ओवरव्यू आप लोग के दिमाग में रहेगा, तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला शासक रहता है, स्वतंत्र शासक रहता है, वो तैलव द्वितीय रहता है। ठीक है, तैलव द्वितीय रहता है। तो तैलव फर्स्ट भी रहता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं रहता है। ये बात बता दूं आप लोग को कि ये राष्ट्रकूट वंश जो है उसके पतन के बाद ये वंश चालू हुआ है। मतलब राष्ट्रकूटों को हराकर ही उसी के क्षेत्र पर चालुक्य वंश जो कल्याणी का है उन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला एक नीलगुंडई अभिलेख है, उसमें तैलव द्वितीय जो है उसके पहले के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे तैलव प्रथम, भीम प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, है ना, विक्रमादित्य चतुर्थ, उसके बाद में अय्यर प्रथम, है ना। ये सारे शासकों की मिलती है सूची, लेकिन ये सारे स्वतंत्र नहीं थे। जो पहला स्वतंत्र शासक था वो था तैलव द्वितीय, है ना। तो नीलगुंडई अभिलेख में मिलता है कि जो अय्यर है उसने अपनी शादी किया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय की पुत्री से, है ना। राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था कृष्ण द्वितीय, उससे उसके पुत्री से शादी किया था अय्यर। ठीक है, उसी अय्यर का पुत्र था विक्रमादित्य चतुर्थ। तो वो जो चतुर्थ था विक्रमादित्य, उसने शादी किया था कलचुरी नरेश की पुत्री, है ना, कलचुरी नरेश की पुत्री बोथा से। उसी बोथा का पुत्र था तैलव द्वितीय। ठीक है, तैलव द्वितीय। तो कर्क द्वितीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का बहुत निर्बल शासक था, तो उसकी हत्या करके तैलव द्वितीय ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है तैलव द्वितीय का स्वतंत्र शासन। ठीक है, इसके पहले तो राष्ट्रकूट वंश के अधीन ये लोग काम करते थे, लेकिन तैलव द्वितीय जो था वो कर्क द्वितीय का हत्या कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। वहां से स्टार्ट होता है चालुक्य वंश। ठीक है, पश्चिमी के चालुक्य। तो पश्चिमी के चालुक्य हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो शासक रहता है इसने सारे पहले तो राष्ट्रकूट वंश को हराया ही, वहाँ अपनी राजधानी मान्यखेत बनवाई, है ना। मान्यखेत पहले ही राष्ट्रकूट की राजधानी थी, तो उसी को इसने प्रिफर किया, मतलब उसी को ही अपना राजधानी बनाया।
ठीक है। उसके बाद कई युद्ध छोटे छोटे जीता, और ये जो है चोल वंश से हार गया था। चोल वंश से इसने लगभग 6 बार युद्ध किया था, है ना, लेकिन जीत नहीं पाया था। ऐसा उल्लेख हम लोग को मिलता है प्रबंध चिंतामणि, एक ग्रंथ का नाम है। इसके लेखक हैं मेरुतुंग। आप लोग के एग्जाम में ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, तो मेरुतुंग है। तो इस ग्रंथ में बताया गया है कि इसने बहुत बार आक्रमण किया चोलों पर, लेकिन जीत नहीं पाया। ठीक है। इसके बाद आता है सत्याश्रय, है ना। सत्याश्रय जब गद्दी पर बैठता है तो इसने भी कोंकण के प्रदेश को जीता, उसके बाद प्रतिहार वंश को जीता, है ना। ये भी प्राक्रमिक शासक था। इसका टाइम पीरियड 997 से, है ना, 997 से 1006 ईस्वी तक था। ठीक है। टाइम पीरियड तो मुझे नहीं उतना पता है, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं बताया जाता है, तो टाइम पीरियड का उतना महत्व नहीं होता है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, टाइम पीरियड मुझे नहीं पता है। तो ये शासन रहता है अगला, और उसके बाद जो शासक रहता है वो रहता है विक्रमादित्य पंचम। ठीक है। पहला त्रैलव द्वितीय, दूसरा सत्याश्रय, तीसरा विक्रमादित्य पंचम। तो ये भी कोई खास शासक नहीं रहता है, ये भी शांतिपूर्ण शासन किया। उसके बाद आ जाता है जय सिंह। जय सिंह ने युद्ध किया था मालवा के भोज के साथ, है ना। इसने युद्ध किया था मालवा के भोज के साथ। इसके शासन काल में लाट प्रदेश को जीत लिया था भोज ने। ठीक है। भोज ने जीत लिया था। तो फिर बाद में दूसरी बार जब युद्ध होता है तो जय सिंह और जीत जाता है भोज से। ठीक है। जो जय सिंह है इसके साथ युद्ध हुआ था भोज से। ठीक है। मालवा का भोज जो था परमार वंश का भोज है। ठीक है। तो उससे युद्ध हुआ था, तो उसमें ये पहली बार में हार गया था, दूसरी बार में जीत गया था। इसके बाद जो शासक बनता है वो रहता है सोमेश्वर प्रथम। तो सोमेश्वर प्रथम भी बहुत अच्छा शासक था। इसने भी छोटे मोटे शासकों को हराया था, और जो चोल वंश का राज है, राज प्रथम, उससे ये 2 बार हार गया था। तो उसी हार की वजह से इसने तुंगभद्रा नदी में समाधि ले ली थी। ठीक है। तो इसकी कहानी ये है। उसके बाद आता है सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय भी अच्छा शासक रहता है। उसका भाई रहता है विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठ रहता है। तो जो सोमदेव द्वितीय रहता है वो अपने भाई से थोड़ा सा विवाद कर लेता है, मतलब उसके मन में विवाद हो जाता है। लेकिन जो विक्रमादित्य षष्ठ रहता है वो राष्ट्र नहीं, चोल वंश के साथ अपनी संधि कर लेता है। तो वहाँ की राजकुमारी रहती है कुंतलवे या कुंतलवे, है ना। उसका नाम रहता है राजकुमारी का कुंतलवे। तो उससे शादी कर लेता है। तो विक्रमादित्य षष्ठ के साथ जो चोल वंश रहता है वो खड़ा हो जाता है, और सोमेश्वर द्वितीय जो रहता है उसके साथ कुलुंगतुंग, है ना, एक शासक रहता है, बाद में बताऊंगा आप लोग को। ये भी शासक रहता है। तो इसके साथ में विक्रमादित्य से युद्ध करने जाता है। तो कुलुंगतुंग भाग जाता है, और
जो सोमेश्वर द्वितीय रहता है वो पकड़ा जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है। उसके बाद गद्दी पर बैठ जाता है विक्रमादित्य षष्ठ। तो इसका भी काल शांतिपूर्ण ही रहता है। हालांकि इसने कुछ काम किए थे, जैसे विक्रमांद नगर बसाया था। विक्रमा नाम का एक नगर बसाया था, और एक मंदिर विष्णु मंदिर भी निर्माण करवाया था, और एक झील भी इसने बनवाया था। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जो रहता है विक्रमा षष्ठ के बाद आता है सोमदेव तृतीय, है ना। उसके बाद में सोमदेव चतुर्थ। बस इतना शासक बहुत हैं, इतना नाम आप लोग को याद रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन आप लोग से जो पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उनको ये सब पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर मुझे ऑडियो के मैसेज द्वारा मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्त।